सत्य के साथ। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देखने की शुरुआत कर चुके हैं न्यूज़ वायरस नेटवर्क पर डॉक्टर साहब के इस बेहद ख़ास प्रोग्राम में, आज हम आपकी मुलाकात महंत इंद्रेश हॉस्पिटल के डॉक्टर नारायणजीत सिंह साहब से करवाने जा रहे हैं, जिसका कि मकसद हमारा ये है कि गर्मियों के बाद बारिश और बारिश के बाद में ही मच्छर जनित रोग जिस तरह से अपना प्रकोप बढ़ाते हैं, उससे मलेरिया और आमतौर पे उसको डेंगू बोला जाता है, लेकिन दरअसल वो डेंगू बुखार होता है। तो उसके बारे में हमें क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, किस तरह से सचेत रहना चाहिए, जिस पर तफसील से बात करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वायरस के इस ख़ास प्रोग्राम डॉक्टर साहब में। थैंक यू। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने देखा कि अभी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने डेंगू बुखार को लेकर के अपने गाइडलाइंस जारी किए हैं, तो इसको लेकर के आपके हॉस्पिटल में क्या व्यवस्थाएं हैं, और डेंगू पर आप थोड़ा सा विस्तार से एक लेमैन की लैंग्वेज में हमारे ऑडियंस को, न्यूज़ वायरस के दर्शकों को समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये है कि जैसे लास्ट ईयर भी आपने देखा कि एक डेंगू का काफ़ी ज़्यादा प्रकोप था, तो सरकार इस बार पहले से ही सजग है। सरकार के साथ साथ सबसे पहले चीज़ हमें खुद को सजग होना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली किसी भी कंडीशन में, जैसे ये गर्मियाँ हैं, इसके बाद में बारिश स्टार्ट होगी, तो सबसे पहला रीज़न ये होता है कि जो हम वाटर कलेक्शन एरिया है अपने घर के आसपास छतों पे, जैसे कोई बर्तन है या पुराने टायर पड़े हैं, उसमें जो पानी इकट्ठा हो जाता है, तो वो एक ब्रीडिंग प्लेस बन जाता है मच्छरों के लिए। तो जैसे ही मच्छर ब्रीड करता है वहाँ पे, तो वो दो तरीके की बीमारी प्रोड्यूस करता है, या तो मलेरिया होगा या डेंगू वायरस जी। तो इन दोनों में डिपेंड करता है कि वो कौन सा मच्छर है जो वहाँ पे पनप रहा है। तो इसका सबसे बड़ी खासियत ये होती है इस मच्छर की, स्वच्छ पानी में पनपता है ये डेंगू वायरस। जी। तो जैसे ही आप अगर अपने घर के आसपास इस तरह का कलेक्शन नहीं होने देंगे, या आप इस चीज़ का ख़ास तौर पे ध्यान रखेंगे, तो ये डेंगू के मच्छर का पनपना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर वो नहीं है तो डेंगू नहीं फैलेगा। तो जहाँ तक सरकार की गाइडलाइन की बात करें, तो सरकार हर साल गाइडलाइन जारी करती है। इस बार थोड़ा सा प्रोएक्टिव दिख रही है। बिल्कुल। बहुत से हमारे दर्शक हैं, हमारे जो देखने वाले लोग हैं, उनको पता है कि नॉर्मली हमें क्या क्या करना है। जो हमारे को सरकार की गाइडलाइन आई है उसके अकॉर्डिंग, देखिए, कोई भी चीज़ अगर देखा जाए, अगर मान लीजिए बढ़ती है किसी पर्टिकुलर एरिया में, अगर कोई चीज़ डेंगू वायरस के मरीज़ बढ़ते हैं, तो पहली चीज़ हमें ये जो सरकार ने ये ज़रूरी किया है कि आपको इसको रिपोर्टिंग करनी है कि आपका पेशेंट कहाँ से आया है। जी। ये इसका रीज़न ये है कि उसके दौरान वो देख सकते हैं कि सडनली वहाँ पे एक सर्ज हुआ है क्या इस तरह के मरीजों का। तो दूसरा है कि अगर हॉस्पिटल की बात करें, तो नॉर्मली अभी हमने कम बेड से कम 20 बेड के आसपास हमने रिजर्व किए हैं उसमें। तो बेडों की रिक्वायरमेंट हमारे पास ऐसा नहीं है कि अगर कितना भी लोड आ जाए हॉस्पिटल आराम से अडॉप्ट कर सकता है। तो इनिशियली अभी इक्के दुक्के केस ही हैं, जैसे हमारे पास भी सिंपल एक ही केस अभी तक रिपोर्ट हुआ है। तो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, हॉस्पिटल में कोई प्रॉब्लम नहीं है बेड्स की, तो सारे बेडों को ज़रूरत पड़ती है तो हम कन्वर्ट कर देते हैं। डॉक्टर साहब, अगर ये हो जाए किसी को, मान लीजिए डेंगू मच्छर या साथ साथ मेरे ख्याल से मलेरिया भी, तो ये कितना ख़तरनाक हो सकता है, और अगर उसके लक्षण क्या हैं, यदि हो जाए तो हमें कितनी जल्दी से जल्दी उसके लिए अपने इलाज को शुरू कर देना चाहिए या अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए? देखिए, जैसे ये सीज़न रेनी सीज़न आएगा तो लोगों को अलग तरीके का बुखार आने लगेगा। नॉर्मली रेनी सीज़न में दो तरीके के बुखार होता है। अगर टेम्परेचर वेरिएशन हो तो खांसी जुकाम थोड़ा किसी को रहता है, मगर डेंगू की सबसे बड़ी खासियत है इसमें खांसी जुकाम नहीं होगा। पहली चीज़, अगर किसी को खांसी जुकाम के साथ हाई ग्रेड फीवर आ रहा है तो समझ लीजिए कारण कुछ और है। जी। डेंगू फीवर नॉर्मली ये देखा जाता है सडन ऑनसेट, अचानक पेशेंट बोलता है जी मेरे को कल से इतना तेज़ बुखार आ रहा है, बहुत तेज़ बुखार आ रहा है। तो सबसे पहला सिम्टम है तेज़ बुखार, दूसरा जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द और टांगों में दर्द। इसके साथ अगर ये सिम्टम किसी पेशेंट में आ रहे हैं और आपने नोटिस किया कि घर के आसपास थोड़े मच्छर ज़्यादा हैं, ऐसी कंडीशन में जितनी जल्दी हो सके अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अब रहा कि ये कब प्रॉब्लम ज़्यादा करता है, कब क्रिएट करता है। नॉर्मली देखिए, डेंगू वायरस जब तक इसकी ये प्लेटलेट्स
क्रिटिकल लेवल होता है, जैसे मतलब 20,000 से नीचे जी, प्लेटलेट्स। लेवल। तो अगर उससे नीचे नहीं जाता है तो नॉर्मली ब्लीडिंग नहीं होती है। ओके। ये क्रिटिकल लेवल है, बट ब्लीडिंग नॉर्मली हम मानते हैं कि 10,000 से नीचे के पेशेंट्स में ही होती है। किसी में वेरिएशन होता है, किसी में 50 पे भी हो जाती है। तो पहला सिम्टम, अगर आपको इस तरह का बुखार आ रहा है, जॉइंट्स में पेन आ रहा है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। वो आपको जो प्रेस्क्रिप्शन मेडिकेशन देगा वो सिम्टोमेटिक ही होती है। ओके। बुखार के दौरान ये खास तौर पे ध्यान रखना है कि लिक्विड इंटेक आपका प्रॉपर होना चाहिए। आपने जो टैबलेट लेने वाली बात बताई है, आमतौर पे लोग करते क्या है कि अपने डॉक्टर के पास ना जा करके पास के मेडिकल स्टोर चले जाते हैं, वहाँ से उसको थोड़ा बहुत सिम्टम्स बताया और उन्होंने जो भी कुछ पेन किलर या ऐसा कुछ दवा दे दी। तो इसके बारे में बताइए कि वो कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है मेडिकल स्टोर में अपने आप से खुद का डॉक्टर बन जाना और वहाँ से दवा ले लेना। ये देखिए, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि लोग पड़ोस के मेडिकल स्टोर से, उनका एक रूटीन होता है कि ये करके आएगा तो मैंने ये देना है, ये करके आया तो ये करके देना है। आप डेंगू फीवर में ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे पेन किलर, इतना पेन होता है कि आदमी कहता है कि मेरे को पेन किलर, वो पेन किलर दे देते हैं। और पेन किलर इतनी डेंजरस है, वो जो प्लेटलेट पहले ही कम हो रही होती है डेंगू फीवर की वजह से, फिर उसका फंक्शन अफेक्टेड होने लगता है। तो वो जो इसका जो आप ब्लड रोकने की पावर है या चिपकने की पावर है, वो कम हो जाती है अगर आप पेन किलर यूज़ कर रहे हैं। इसलिए कभी भी अगर लेना पड़े तो प्लेन पैरासीटामोल आप ले सकते हैं, बट जितना हो सके कोशिश करना चाहिए कि अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। सिर्फ पेन किलर एक ऐसी चीज़ है जिसे आपने अवॉइड करना है ज़्यादा, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब जैसे डेंगू का सीज़न आया, आप बाकी चाहे कुछ भी चीज़ ले सकते हैं, उसमें ये है कि एटलीस्ट डॉक्टर के पास तो चले जाएंगे। बट पहली बार आपने सही कहा, पड़ोस से दवाई आदमी यही करता है, आमतौर पर गया और बताया कि मेरे हाथ पैर में अकड़न है और उसने जो भी उठा करके दवा दी दे दी। बस यही एक रीज़न है जिससे कॉम्प्लिकेटेड होकर पेशेंट हमारे पास आता है। क्या होता है कि उसको पेन कम हो जाता है, ठीक है, उसको लगता है फीवर भी कम है, तो 3-4 दिन वेट करता रहता है और उधर से प्लेटलेट्स कम हो रही होती हैं, तमाम तरीके के पैरामीटर्स डाउन हो जाते हैं। वो सेंस ऑफ वेलबींग होने लगती है उसको पेन किलर की वजह से, और जब वो कॉम्प्लिकेट हो जाता है तब ऐसे पेशेंट को दिक्कत ज़्यादा होती है। अदरवाइज अगर टाइम, और आपको भी तो मेहनत ज़्यादा लगती होगी ऐसे पेशेंट को रिकवर करना, और चूंकि अपना केस पहले ही खराब कर चुका होता है। बिल्कुल, वो इसमें देखिए प्लेटलेट्स तो अपने पावर उसी स्पीड से कम हो रही होती है, मगर उनका फंक्शन अफेक्टेड हो जाता है उनके अंदर, क्योंकि जो पेन किलर है, नसीब बोलते हैं हम जिसको, वो दिक्कत करती है उसकी आगे की फंक्शनिंग में। जहाँ पे जिसको 10,000 में ब्लीड करनी है, ऐसे पेशेंट को 25 से 30,000 में ब्लीडिंग होने लगती है जो पेन किलर यूज़ कर रहा है। सही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसलिए टाइमिंग से जाएं, टाइमिंग से डायग्नोस हो जाए तो 99.99% केसेस में रिकवरी अच्छी हो जाती है। कुछ कॉम्प्लिकेशन, डेंगू शॉक सिंड्रोम, डेंगू हेमरेजिक फीवर बोलते हैं, 2 कंडीशन होती है। शॉक में शॉक चला जाता है, बीपी फॉल हो जाता है। एक हेमरेजिक सिंड्रोम होता है, उसमें क्या होता है कि ब्लीडिंग होने लगती है उसको, नाक से, पेट से, आंत से। तो वो जो उस दौरान मतलब इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है जब, और क्योंकि प्लेटलेट इतने लेवल पे नीचे चले जाते हैं तब ऐसा होता है। और वक्त रहते इसे संभाला जा सकता है। वक्त रहते अगर पेशेंट आ जाए तो काफ़ी चांसेस रहते हैं कि पेशेंट इस कंडीशन से भी रिकवर हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि ये हिली एरिया है, उत्तराखंड पहाड़ का एरिया है, कई स्थानों पे नमी होती है, तो वहाँ पर नमी में डेंगू मच्छर या मलेरिया का प्लाज्मोडियम जो उसका मच्छर है, वहाँ पे पनपने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ऐसा? देखिए, 2 चीज़ है कि सारे मच्छर मलेरिया नहीं या डेंगू नहीं करते हैं। हाँ, तो डिपेंड करता है कि वो वायरस वहाँ पे इनिशिएट हो गया है कि नहीं हो गया है पहले। तो वैसे अगर वो वायरस, देखिए इनको तो ब्रीडिंग प्लेस चाहिए। नॉर्मली एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, इनकी खासियत होती है कि ना बहुत गर्मी हो, ना बहुत सर्दी हो। इस टाइम सर्वाइवल रेनी सीजन के बाद में ये वाला सीजन आता है, तो वो वहाँ पे अच्छे इनकी ब्रीडिंग बहुत अच्छी होती है। और दूसरी बात है कि वो वाकई में उस जगह वो वायरस पहुंचा है या नहीं, उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है सारी चीज़। ऐसा नहीं कि सबके काटने से ऐसा हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मच्छरों से वैसे भी बचाव के बारे में लोगों को सोचना चाहिए, लेकिन सबसे मुफीद तरीका कौन सा है? हम मच्छरदानी का इस्तेमाल करें या आजकल तमाम मॉस्किटो रेपेलेंट्स आ गए हैं जो कि इलेक्ट्रिक के द्वारा भी जलते हैं, कुछ जलाने वाले भी आते हैं, तो सबसे सेफ कौन सा होता है बच्चों के लिए भी और स्वास्थ्य के लिए भी, किसी भी उम्र के लोगों के लिए? आप क्या सजेस्ट करते हैं? देखिए, सबसे जो सेफ तरीका है ना, उसे हम अपनाते ही नहीं है। अच्छा, देखिए जो चीज़ होगी नहीं वो फिर कॉम्प्लिकेशन कैसे क्रिएट करेंगे। बिल्कुल, हम घर में जितने चाहे मॉस्किटो रेपेलेंट जला लें, अगर हमने अपने एरिया 20 मीटर का एरिया जो उसको कवर नहीं किया, सराउंडिंग का, आपने ये नहीं देखा कि यहाँ पे ब्रीडिंग प्लेस है या नहीं है, अगर उसको ख़त्म कर दीजिए, मच्छर सर्वाइव करेगा ही नहीं। तो ये सबसे बड़ा, इसको हम इग्नोर करते हैं। पहला पॉइंट वो है। दूसरा है कि जब ये सीज़न आ जाता है तो बच्चों को स्पेशली हमें ये ध्यान रखना कि कवर करके कपड़े पहन के जाए। फुल आस्तीन के
तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो ये नॉर्मली मच्छर क्या है, शाम के टाइम काटता है नॉर्मली ज़्यादा, आउटडोर प्लेसेस में आपको मिल जाएगा। देखो आपने फॉगिंग वगैरह करते हैं, हाँ। तो ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, बच्चों को फुल स्लीव कपड़े पहनाना चाहिए। तीसरी, अगर आप चलो चल रहा है, मान लिया कि हो गया, किसी भी रीज़न से कंट्रोल नहीं हुआ, देन उससे अगले नंबर पे आती है मच्छरदानी। जी। मॉस्किटो रेपेलेंट, हम ये मानते हैं कि मॉस्किटो रेपेलेंट भी लगा हुआ है तो एक घर के कॉर्नर में देगा, वो पूरी तरह से कितना कवर कर पाएगा उसका नहीं कहते। तो मच्छरदानी देन मॉस्किटो रेपेलेंट, ये अगर सीक्वेंस में देखें तो ये सीक्वेंस बिल्कुल ठीक होता है। पहले आप अवॉइड करें चीज़ें कि हो ही ना, दूसरा फुल स्लीव कपड़े, तीसरा मच्छरदानी, चौथे नंबर पे मॉस्किटो रेपेलेंट। खैर, वैसे मच्छर जनित बीमारी से अगर कोई मान लीजिए पीड़ित हो जाता है इस तरीके के बुखार से, मलेरिया या डेंगू से, और उसके साथ ही साथ एक तो जब वो बीमार हो, अफेक्टेड हो जाए, तब क्या खान पान लें, और वैसे भी बारिश के सीज़न को देखते हुए हमें अपना खान पान किस तरह से करना चाहिए, वो हमारे दर्शकों को आप बताएं। देखिए, दो चीज़ है कि रेनी सीज़न के अंदर एक तो थोड़ा सा मौसम इस तरह का सुहाना सा होता है, तो कुछ लोग देखिए अगर मच्छर का पार्ट छोड़ दे, अगर एक बार मच्छर का, तो नॉर्मल आदमी का क्या रूटीन है, बाहर जाएगा, घूमेगा फिरेगा, जहाँ भी जो मिलेगा उसे कंज्यूम करने की कोशिश करेगा। तो जो मैंने दूसरी डिजीज़ बताई है डेंगू और मलेरिया के अलावा, वो इस तरह से गंदा पानी है या गंदा खाना है, तो इस तरह से अफेक्टेड हो सकता है। जैसे टाइफाइड है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, पेट में लूज मोशन, वॉमिटिंग होना। तो सबसे पहले इसको चीज़ अवॉइड करने के लिए हमें ये सेंस होना चाहिए कि हमें कौन सी चीज़ कैसी, कितनी हाइजीनिक है, उसको लेना है या नहीं लेना। दूसरी पार्ट है कि अगर किसी को इस सीज़न में कि हाँ ठीक है कि अगर हो भी रहा है तो मैं बेटर कैसे रहूँ, बेटर रहने का देखिए प्रॉपर हाइड्रेशन जरूरी है। और दूसरा सीजनल फ्रूट्स, अभी मैंने पहले ही बात किया आपसे, जैसे एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छे होते हैं। क्या होगा इस एंटीऑक्सीडेंट से अगर आपने ले लिया तो देखिए इससे फ़ायदा ये है कि एक तो आपकी इम्यूनिटी बेटर रहेगी। तो जो डेंगू आपने देखा होगा, हर एक पेशेंट को प्लेटलेट्स एक लेवल से नीचे नहीं जाते, ये वो पेशेंट है जिनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है। तो बॉडी की इम्यूनिटी और आपके खान पान की इम्यूनिटी उस वायरस को जल्दी ख़त्म करती है बॉडी के अंदर। जिनकी इम्यूनिटी कम हो और आप कह दीजिए कि जिनका खान पान बहुत अच्छा नहीं हो, ऐसे कंडीशन वाले पेशेंट्स में ही प्लेटलेट्स 50,000 से नीचे जाना स्टार्ट करती है। तो ये विशेष तौर पे ध्यान देना है, खाना प्रॉपर ले, हाइजीनिक रखें। तो जैसा कि आपने देखा कि डॉक्टर साहब की इस ख़ास सीरीज़ में हमने इस वक्त बात करी डेंगू मच्छर और मलेरिया के बारे में, लेकिन आप हमेशा ये बात याद रखें कि जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आप अपना इलाज खुद ना करें। आपके अड़ोस पड़ोस में जो भी आपका मेडिकल स्टोर है, आप उस पर जा कर के अपने इलाज के लिए दवाई मत लें। हो सके तो जितना जल्दी से जल्दी हो अपने पास के सरकारी हॉस्पिटल में जाएं। सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था आपके लिए कर रखी है। आप अपना डॉक्टर खुद ना बने, जितनी जल्दी हो अपने डॉक्टर से सलाह लें। और इसके साथ ही हम आपको यहाँ पर ये भी बता दें कि हम इन तमाम तरह की बीमारियों पर आपको इसी तरह से समझाते रहेंगे और किसी ना किसी ख़ास मुद्दे पर ले करके आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए हम अपना प्रोग्राम लेकर के आते रहेंगे। आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगली बार आप किस बीमारी पर हमसे जानकारी लेना चाहते हैं। फ़िलहाल कैमरा पर्सन इमरान के साथ मनीष चंद्रा को दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं आपसे न्यूज़ वायरस नेटवर्क पर। देखते रहिए। सत्य के साथ।